आपने लंबे समय तक देश के नामचीन अखबारों के लिए आपने काम किया है और मंदिर के राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़े और वो धारा 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़े। और उत्तराखंड की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सनातनी लोग हैं, वो चाहते तो उन चारों को 3-3 जिले बांटकर संगठन पर ध्यान देते, परंतु वो आपसी लड़ाई में उलझे रहे। बॉबी पंवार जी नया चेहरा है, उस पर क्या खास है कि टिहरी के लोग इतने या पूरे प्रदेश में एक चर्चा का माहौल रहा बॉबी पंवार, ऐसा क्या खास है कि जो चुनाव में लोग भी उस बॉबी पंवार की चर्चा करते हैं? इसने डोईवाला सीट पे, आपका ऋषिकेश सीट पे और धर्मपुर सीट बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ उन्होंने काम ही नहीं किया। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। स्थायी निवासी हो जाएंगे, आप हर पद के लिए जो है अरिया हो जाएंगे। तो इसलिए जो है स्थानीय लोगों को लगता है कि यार इससे हमारी बेरोजगारी और बढ़ रही है, तो मूल निवास होना अति आवश्यक है। तो हम क्या उपनल में थोड़ा सा और आपके विचार समझने चाहिए कि उपनल होना चाहिए या सेवा योजना ही होना चाहिए? जरूरत है उपनल की अपने राज्य में? नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली। उत्तराखंड टाइम्स की खास चर्चा चुनाव पे चर्चा है, क्योंकि 4 तारीख सामने पर है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुडियाल जी। कुडियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो खास प्रकार की चर्चा है। आपने लंबे समय तक देश के नामचीन अखबारों के लिए आपने काम किया है और बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें आपने की और कई चुनाव आपने देखे हैं। पंचायत स्तर से लेकर के लोकसभा के भी आपने कई दौर के चुनाव देखे हैं। इस दौरान यानी कि 21वीं सदी का जो लोकसभा चुनाव है उसमें खास है। खास इस बात में, कभी हम पार्टियों के नाम पे गारंटी सुनते थे, लेकिन इस बार मोदी की गारंटी बहुत चर्चा में रही है और राहुल का जो वक्तव्य है वो भी बहुत चर्चा में रहा है और तमाम पार्टियों की जो चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं वक्तव्य चर्चाओं में रही है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन खास बात इसलिए है कि जो एक टेक्निकल का ज़माना है, इस ज़माने में पर्चे पोस्टर भी कम छपे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे और ख़ास चर्चा ये करेंगे कि 21वीं सदी का जो चुनाव है, जो लोकसभा के जो चुनाव इस दौरान हुआ है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है, उसका जो सेहरा किसके सर सजने वाला है। तो सबसे पहले आपसे हम ये इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल के दौर में कहीं पर भी पर्चे पोस्टर उस तरह से नहीं सजे जैसे कभी सजते थे। इस बार का जो चुनाव देखा गया है उसमें उत्साह और उमंग का अभाव देखा गया है जी। और न केवल वो अभाव देखा गया है, बल्कि दलीय स्तर पर भी अगर हम बात करें तो दलों को हाशिए पर रखकर व्यक्तिवादी जो लोग हैं वो आगे आए, व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं। चाहे भाजपा की बात करें तो भाजपा हाशिए पर रही, मोदी का चेहरा आगे रहा और मोदी की गारंटी, मोदी बनाम विपक्ष रहा। विपक्ष में भी जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का संगठन बहुत ढीला ढाला रहा और वहाँ भी कांग्रेस हाशिए पे रही और व्यक्ति का चेहरा ही आगे रहा। ऐसे ही अन्य दलों का भी यही हाल है। तो खासकर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो चुनाव है वो मुद्दा विहीन भी रहा, किसी के पास कोई मुद्दे नहीं रहे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है या भाजपा के कैंडिडेट्स का सवाल है, तो वो मंदिर के राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़े और वो धारा 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़े। और उत्तराखंड की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सनातनी लोग हैं, यहाँ पर ये देवभूमि कही जाती है, तो निश्चित तौर पर मंदिर हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। परंतु जो ये पूरे हिमालयन बेल्ट है, उत्तराखंड की जो बेल्ट है, यहाँ पर राम के बजाय शिव को ज़्यादा माना जाता है या अन्य देवी देवताओं को ज़्यादा माना जाता है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि रही है, तो यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा बहुत इफेक्टिव होगा कह नहीं सकता। धारा 370 से ज़्यादा लोगों को यहाँ मतलब नहीं है और स्थानीय मुद्दे पर जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव यहाँ नज़र इस समय कम से कम नज़र नहीं आया। नहीं, उस पर हम बहुत चर्चा करेंगे आपसे जानने की कोशिश करेंगे और लोग आपको बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं आपको। इस दौरान आपको लगा नहीं कि उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा सुनाए और दलों की सहभागिता थी या नहीं थी, ये क्या कारण रहा होगा? उत्तराखंड तो इस समय केवल 2 दल ही मुख्य रूप से यहाँ पर हैं, भाजपा और कांग्रेस। तीसरी एक शक्ति हो सकती थी जो उत्तराखंड क्रांति दल है,
जिसने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और उनकी लड़ाई का ही परिणाम रहा कि उत्तराखंड राज्य भी बना। लेकिन वहाँ पर जो उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व रहा है उसके अंदर बहुत सारी खामियां रही। उन्होंने लोगों को आगे नहीं आने दिया, उनके सिंपैथाइजर भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु कुछ कारण है कि वो लोगों को उस सहानुभूति को अपने दल में ला नहीं पा रहे हैं। उनको या तो ये लगता है कि हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए, हाँ, है ना, जी। और या कुछ और कारण भी रहे होंगे। और संसाधनों का भी उनके पास अभाव रहा है, संसाधन थे नहीं। और ख़ास तौर पे जब इंद्रमणि बडोनी जी स्वर्गवास हुए तो उसके बाद दल में जो संगठनात्मक ढांचा उनका था वो उस ढंग से रह नहीं पाया, जमीनी स्तर पर वो काम नहीं कर पाए, वो पूरी तरह से बिखर गया। पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनके पास 4 विधायक आ गए थे। वो चाहते तो उन चारों को 3-3 जिले बांटकर संगठन पर ध्यान देते, परंतु वो आपसी लड़ाई में उलझे रहे और उन्होंने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो है यूकेडी जो तीसरी शक्ति हो सकती थी वो नहीं हो पाई। चौथी शक्ति बसपा के रूप में दिख रही थी, परंतु मायावती का भी लगाव उत्तराखंड के प्रति नहीं रहा और जो बसपा का वो आधार रहा वो खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिलों में ही सिमटा रहा। उन्होंने भी पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए जो है तीसरी शक्ति कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब मोदी की गारंटी है? गारंटी तो आज के ज़माने में किसी की नहीं है। मोदी की गारंटी भी क्या हो सकती है, क्योंकि मोदी का अगर हम पूरा पिछले 10 सालों का विश्लेषण करें तो जिस ढंग से उन्होंने बातें की वो जुमलेबाजी ज़्यादा साबित हुई है। तो ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं क्या पता वो भी जुमलेबाजी ही साबित न हो। और गारंटी शब्द भी खुद उन्होंने जो है केजरीवाल से चुराया है। केजरीवाल ने जब गुजरात के चुनाव हुए, दूसरे चुनाव, उसमें गारंटी पत्र लोगों को बांटे, तो उसी तर्ज पर जो है मोदी ने भी इस समय गारंटी दी है। अब ये गारंटी तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगी कि वो कितने, अगर उनकी सरकार बनती है तो कितना उसमें कारगर होते हैं। नहीं, वो तो कहते कि हमने लाखों मकान बनाए मोदी जी ने, ये भी एक गारंटी है। नहीं, उन्होंने मकान बनाए जरूर है, पर उत्तराखंड में तो नहीं बनाए हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, तो इंदिरा आवास की योजना के तहत तो बहुत सारे मकान बने हैं, उसका बाकायदा ग्राम पंचायत में चयन होता था। पर इस बीच उत्तराखंड में मोदी के गारंटी का जो आवास, प्रधानमंत्री आवास है, तो बहुत ज़्यादा देखने को तो नहीं मिला। मतलब जो इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास बदला है, चीज़ वही है, पैसा थोड़ा बढ़ गया है। पैसा बढ़ गया है, थोड़ा सा टारगेट भी बढ़ गया होगा। तो हम क्या कहें, कांग्रेस कमजोर है, भाजपा मजबूत है? कांग्रेस निश्चित तौर पर थोड़ा कमजोर इसलिए नज़र आती है कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा है नहीं। कांग्रेस के जितने नेता हैं उनका अपने अपने ध्रुव है, अपने अपने छत्रप हैं और उनकी अपनी लॉबी है। कांग्रेस के बजाय वो व्यक्तिवादी लॉबी है। हरीश रावत जी के अलग लॉबी है, प्रीतम सिंह जी के अलग लॉबी है, तीसरा अब एक लॉबी इनकी भी उभर रही है, गणेश गोरियाल की भी उभर रही है। और जिला स्तर पर भी देखा जाए तो वहाँ पर व्यक्ति ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही वो व्यक्ति है, बस। उनका बहुत ज़्यादा संगठन पर ध्यान नहीं है, ग्राम स्तर पर उनके संगठन नहीं है, ब्लॉक स्तर पर उस ढंग से मजबूत संगठन नहीं है। जबकि भाजपा का मजबूत संगठन जो है ऊपर के लेवल से लेकर और ग्राम स्तर तक है। और कभी भी अगर किसी दल का संगठन देखना हो तो ये भाजपा से सीखना चाहिए कि संगठन कैसे बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब भाजपा में संगठन ढांचा सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण यही हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में सम्मिलित हो गए, यही कारण हो सकता है कि उनको संगठन का अभाव दिखाई दिया। संगठन का अभाव दिखाई दिया, एक कारण तो ये भी है ही। दूसरा कारण जो है इस समय क्योंकि भाजपा की लहर है तो लहर में सब अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। फिर जो कहानियाँ आ रही हैं, जो ये सुनने में आ रहा है, जो चर्चाएं हो रही है, वो ईडी का डर भी बड़े नेताओं के ऊपर है, क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं है, तो उनको लगता है कि कहीं ईडी परेशान न करे। जो बड़े दिग्गज कांग्रेस के भाजपा में गए उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो डर के गए या संगठन नहीं था तब गए? नहीं, दोनों कारण हैं। अच्छा। संगठन भी नहीं है एक कारण ये भी है, दूसरा डर भी एक कारण है।
जिस तरह से चर्चा ये राजेंद्र भंडारी की बात अगर करें, वो तो मौजूदा समय में विधायक थे, उसके हाँ। बावजूद भी वो जो है भाजपा में चले गए, पहले दिन तक भाजपा का विरोध करते रहे। तो आखिर रातों रात क्या हुआ, तो उस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या वजह हो गई कि उनको कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा। ऐसे हम उत्तरकाशी के पूर्व विधायक की बात करें, गंगोत्री क्षेत्र के विजयपाल सजवाण, तो वो भी रातों रात अचानक जो है भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ पर धर्मपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक और वन मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल की बात करें, तो भी अचानक उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। तो कोई न कोई डर तो रहा होगा। तो आपका ऑल ओवर एनालिसिस क्या कहता है इस सब चीज़ों को लेकर के? इस देखिए, समय राजनीतिक उठापटक जो हुई है प्रदेश में, बड़ी मात्रा में हुई है, इसका आपका एनालिसिस क्या है एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, जहाँ तक अगर चुनाव परिणाम से आकलन करें तो चुनाव परिणाम में फिलहाल तो भाजपा आगे दिखती है, भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखता है चुनाव। जी। हालांकि सहानुभूति जो है लोगों के कांग्रेस के प्रति भी है, विपक्ष के प्रति भी है, जन भावनाएं हैं विपक्ष के प्रति, क्योंकि भाजपा सरकार से जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर वो खरी उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस है नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इनकी स्थिति है कि ये खाते भी हैं, गुर्राते भी हैं। इससे जनता के बीच में गुस्सा भी है भाजपा के प्रति, और ये भाजपा नेता भी महसूस करते हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी महसूस करते हैं। लेकिन उनका ये कहना होता है कि हम तो देवतुल्य हैं, इसलिए हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते चीज़ों को, परंतु अंदर खाने भाजपा के कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही दुखी है। तो आपसे पूरी बातचीत करने से, जितना हमने अभी तक बात की, बहुत बातों पे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है कि इस 500 सीटें फिर भाजपा जीत रही है? हाँ, लग तो ऐसा रहा है। हालांकि मुकाबला 3 सीटों पर तो खासकर अगर हम गढ़वाल की बात करें तो कड़ा है। अच्छा। और पहले जो प्रचंड बहुमत मिला था, जो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा था, वो जीत का अंतर इस समय कम रहेगा। भाजपा का और कांग्रेस का? हाँ, तो मतलब कंपटीशन में दो ही पार्टियां हैं, कंपटीशन 2 ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, और जो तीसरी चौथी पार्टी? ना तीसरी चौथी कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। 13 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बॉबी पवार की संभावनाएं हैं, और बॉबी पवार जितनी वोट ज़्यादा लेगा उतना ही भाजपा को नुकसान होगा। बॉबी पवार एक नया चेहरा है, उस पर क्या खास है कि टिहरी के लोग इतने, या पूरे प्रदेश में एक चर्चा का माहौल रहा बॉबी पवार, ऐसा क्या खास है कि जो चुनाव में लोग उस बॉबी पवार की चर्चा करते हैं? बॉबी पवार ने इशूज़ पर लड़ाई लड़ी, मुद्दों पर उसने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, लाठियां भी खाई, और जो पेपर लीक घोटाला उजागर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके संघर्षों का वो परिणाम था। अभी 800 पदों पर जेईओ की भर्ती हो रही है, उसका लगभग परिणाम बन रखा है। वो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए वो रोक दिया गया था। तो वो युवा ये समझते हैं कि अगर बॉबी पवार ये लड़ाई न लड़ता तो शायद ये स्थितियाँ न होती। तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच ये है कि यार ये रोजगार के मुद्दे पे लड़ा है, और यहाँ जो मुद्दे होने चाहिए, मूल निवास के मुद्दा होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए, इसको बॉबी पवार ने अपने चुनाव में हथियार बनाया है। इसलिए लोगों का उसके प्रति झुकाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो टिहरी संसदीय सीट का पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ तो वो लीड लेके भी आ सकता है। इसका मतलब बॉबी पवार जीत रहा है? जीतने की संभावनाएं कम हैं, परंतु वो कड़ी टक्कर दे रहा है। अच्छा, आपने भी बात की कि बॉबी पवार बहुत सारी इशू पे काम किया उसने, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड के जो 500 लोकसभा सीट में दिखाई देते, और उसको आपने पहले भी कहा कि इसमें मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा गया है, तो ऐसे कौन से खास मुद्दे जो आने चाहिए, जो हर राजनीतिक कार्यकर्ता को बोलना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का हो, जिससे जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने मुंह छुपाया है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा अभी एक तो भू कानून है जी। अभी आप देखिएगा कि जो हमारे चारों धाम हैं, उन चारों धामों सड़क के किनारे की सारी जो जगह है, जो भूमि है, वो बिक चुकी है। देहरादून में बाहरी प्रदेशों के बहुत सारे लोग बस गए हैं, और स्थानीय जो लोग हैं वो हाशिए पे चले गए हैं। तो भू कानून अगर नहीं बनेगा तो ऐसी ही ज़मीनें बिकती रहेंगी, और एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि जो यहाँ का ज़मींदार था वो
भूमिहीन हो जाएगा। तो ये एक मुद्दा तो ये है भू कानून। ठीक है। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। ये उत्तराखंड राज्य की लड़ाई इसीलिए लड़ी गई थी ताकि हमको यहाँ रोजगार भी मिल सके। पहले जिला स्तर पर जिला चयन समितियाँ हुआ करती थी और जिला चयन समिति में जिले के जो बेरोजगार हैं उनसे आवेदन मांगे जाते थे, सेवा योजना कार्यालय से लिस्ट बनती थी और उसके बाद जो है वही रिजल्ट आउट होता था। चयन समिति जिला स्तर पर गठित होती थी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। लेकिन अब इन्होंने हर पोस्ट को आयोग की पोस्ट बना दिया। अब पटवारी की भर्ती हो रही है, चपरासी की भर्ती हो रही है, वो आयोग करेगा। तो उससे हो क्या रहा है कि जो जिले के लोगों को आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि जो बाहरी प्रदेशों के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। और ये लगाइए कि उसमें स्थायी निवास से उन्होंने कर रखा, मूल निवास की जगह। तो 15 साल अगर आप इस राज्य में रह रहे हैं आप स्थायी निवासी हो जाएंगे, आप हर पद के लिए जो है अर्ह हो जाएंगे। तो इसलिए जो है स्थानीय लोगों को लगता है कि यार इससे हमारी बेरोजगारी और बढ़ रही है, तो मूल निवास होना अति आवश्यक है। अभी उदाहरण दूं तो एक उपभोक्ता फोरम में मेंबर होते हैं। अच्छा। और वो केवल पहले ये होता था जिस पार्टी की सरकार होती थी वो अपने कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट कर देते थे। आज ये स्थिति कि 4 पदों के लिए आवेदन हुआ, पूरे ऑल इंडिया स्तर पर वो आवेदन मांगे गए और 4 पदों के लिए पूरे देश भर से 14,000 अभ्यर्थी आए। वो बाप रे। तो कहाँ से 4 लोगों के स्थानीय लोगों की भर्ती हो पाएगी। और तो और दूर अब जो है पहले जो संविदा में उसमें विभागों में कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे उसके लिए उपनल एक एजेंसी हुआ करती थी। अब उपनल को उन्होंने कर दिया कि केवल पूर्व सैनिकों के बच्चों को या उनके आश्रितों को या पूर्व सैनिकों को ही लिया जाएगा उसमें, और दूसरी जगह दूसरी एजेंसियां कर दी। हैरत की बात तो यह है कि मुंबई की एक सिक्योरिटी फोर्स को जो हायर करती है एजेंसी, नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू जो है शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियाँ हो रही है। सिक्योरिटी एजेंसी उसमें भर्ती कर रही है जबकि उनके पास उसका कोई अनुभव भी नहीं है। ये बात विधानसभा में भी उठी थी परंतु उस पर लिपापोती कर दी गई और हो गया। तो इसका मतलब ऊपर से कुछ फरमान है कि ये हमारी सिक्योरिटी कंपनी है या वो कोई राजनीतिक हो सकता है। आपने अभी उपनल की बात की है और पूरे प्रदेश में उपनल के बारे में बहुत ज़्यादा विवादित बयान आते हैं और कई बार बेरोजगारों ने ये कहा कि उपनल सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन का सबसे ज़्यादा बड़ा अड्डा है, क्योंकि जब सेवा योजना कार्यालय है तो उपनल की क्या आवश्यकता है। थोड़ा आप उपनल के बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगे कि आपका लंबा अनुभव है और इसको लोग सुनना भी चाहते हैं। नहीं, उपनल का गठन तो किया इसलिए गया था कि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाई गई थी पूर्व सैनिकों के और उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए। लेकिन उसमें हुआ क्या कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया शुरुआती दौर में ही, और जो भी विधायक रहे, मंत्री रहे या प्रभावशाली लोग रहे हैं, चाहे अधिकारी रहे, उन्होंने अपने अपने चहेतों को जो है उपनल के माध्यम से नियुक्तियाँ दे दी। तो इसलिए वो विवादित हो गया। अगर वो केवल पूर्व सैनिकों तक ही सीमित रहता तो शुरुआत से ही तो शायद इतना विवादित न होता। और आउटसोर्सिंग एजेंसी स्थानीय स्तर पर एक गठित हो जानी चाहिए थी, उसको करते तब भी विवाद न होता। और फिर जैसे कि आपने कहा कि जब हमारे पास सेवा योजना कार्यालय है तो सेवा योजना कार्यालय को एजेंसी बना देते, या पहले जैसे जिला स्तर पर चयन समितियां होती है, चयन समितियों का गठन करते, चयन समिति आवेदन मांगती, चयन समिति चयन करती और अपने अपने जिलों में लगाती। ऐसे में हो क्या रहा है कि हरिद्वार का आदमी उत्तरकाशी में लग रहा है, उत्तरकाशी के आदमी को पता ही नहीं है। ऐसे पिथौरागढ़ के आदमी को पता नहीं है, पता चला उधम सिंह नगर का आदमी वहाँ चला गया, क्योंकि वो उस आउटसोर्सिंग एजेंसी के बारे में जानकारी ही नहीं है। अब सपोज मैं स्वास्थ्य विभाग में आवेदन करता हूँ तो मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे आवेदन करना कहाँ है, क्योंकि तो एजेंसी मुंबई की है। तो अगर वो एजेंसी स्थानीय स्तर की होती तो मुझे पता रहता। और वो भी बहुत शोषण कर रही है, यहाँ से पूरा बजट जा रहा है उनको, लेकिन जो वहाँ पर कर्मचारी लगे उनको उतना पैसा समय से मिल नहीं रहा है। ये शिकायतें भी लगातार आती रही हैं। तो हम क्या उपनल में थोड़ा सा और आप
के विचार समझने चाहिए कि उपनल होना चाहिए या सेवा योजना ही होना चाहिए? नहीं, जरूरत है उपनल की अपने राज्य में? नहीं है। अपने राज्य में उपनल की जरूरत केवल इतनी ही भरी है कि वो पूर्व सैनिकों के संदर्भ को देखे। और मेरे तो ये लगता है कि जिला स्तर पर चयन समिति बनाई जानी चाहिए और तृतीय श्रेणी तक के पदों को जनपद स्तर पर ही चयनित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी इसके लिए आयोग के पास नहीं जाना चाहिए। ना आयोग के पास नहीं जाना चाहिए। आयोग द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उसका चयन तो करें। जिन मुद्दों की आपने बात की, मूल निवास और भू कानून की आपने बात की, कि अगर ये दोनों मूल निवास कानून आ जाता है, भू कानून भी आ जाता है, आना मतलब इन लोगों ने जब इस पे चुनाव नहीं लड़ा इस मुद्दे पे, तो आएगा कैसे? और मान लिया कि हम इस कानून को, अब सरकार, किसी सरकार की मति अगर दुरुस्त हो गई, हमारे मुख्यमंत्री की मति दुरुस्त हो गई, तो शायद ये कानून आ जाए, तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहले तो यह है कि सरकार तो बिना दबाव के नहीं लाएगी जी। उसके लिए तो जनता को सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा, जन दबाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ा करते थे छात्र जीवन में, तब भी कहा जाता था उत्तराखंड बनना नहीं है, सरकारें कोई बनाएगी नहीं। परंतु जनता का दबाव रहा, जन आंदोलन का दबाव रहा कि सरकार को झुकना पड़ा और उत्तराखंड राज्य बनाना भारी पड़ा। जन दबाव की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल भारी जन दबाव की आवश्यकता है। नहीं, अगर बन गया तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं राज्य के हित में? बेनिफिट्स राज्य के हित में ये हो सकता है कि बाहरी आदमी यहाँ पर सीधे सीधे जमीन नहीं खरीद पाएगा और जो बड़े बड़े होटल और दूसरे व्यवसाय बाहरी लोगों ने खड़े कर दिए वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि जी मुद्दा विहीन चुनाव जब लड़ा गया तो जीत कौन रहा फिर? देखो ये मुद्दा विहीन चुनाव है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीत कौन रहा फिर? जीतने का वो है कि ये पूरी लड़ाई मोदी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। हालांकि इतना भी नहीं है कि प्रचंड बहुमत वाली स्थिति नहीं है, जो जीत का अंतर है वो कम रहेगा, क्योंकि जो चेहरे लड़ रहे हैं उनके अपने अपनी पैठ है। जैसे हम माना टिहरी की ही बात करें तो टिहरी में जो भाजपा के प्रत्याशी है उससे बहुत नाराज़गी है, लोगों में भी नाराज़गी है, उनके कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी, नेताओं में भी नाराज़गी है। इसके बावजूद जो है वो केवल इसलिए जीतेगी कि लोग उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं कि महारानी कोई लड़ रही है या कोई कैंडिडेट कौन है, वो केवल मोदी को देख रहे हैं कि मोदी को जिताना है, मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। अगर वो स्थिति ना हो तो माला लक्ष्मी शाह जो है जमानत न बचा पाए। इतनी नाराजगी लोगों की? इतनी नाराजगी लोगों में है और ये पहली बार नहीं है कि राज परिवार से नाराजगी हो। पहले भी 71 में महाराजा मानवेंद्र शाह चुनाव हारे हैं, उसके बाद वो लहर में हर चुनाव जीते हैं। मनोजेंद्र शाह 2 बार चुनाव हारे हैं। तो हारे हैं? हाँ, तो चुनाव तो हारा है राज परिवार भी। राज परिवार का ऐसा नहीं है कि राज परिवार के अपनी व्यक्तिगत पैठ होगी, व्यक्तिगत पैठ नहीं बल्कि लहरों में ही जीत। पर आपको पता है कि चुनाव इसलिए हारा कि उनके घर में जादू मंत्र है दिल्ली में, उन्होंने कर नहीं पाया, और ये हमेशा जादू मंत्र करती है, कुछ काल कोठरी है वहाँ पे तरह तरह की। इसके मुझे जानकारी नहीं है, परंतु कोई बताता था क्योंकि आपने लंबे समय टिहरी उत्तरकाशी को देखा है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, परंतु लोगों को खासकर मानवेंद्र शाह जी के कार्यकाल के दौरान मैं पत्रकारिता करता रहा वहाँ टिहरी में, तो लोग ये कहते यार ये किसी का बुरा नहीं करता, तो भला नहीं करता तो बुरा भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति था, व्यक्ति मतलब वो सहज सरल व्यक्ति थे और उनमें अपनत्व की भावना थी। अपने टिहरी के विकास के लिए वो कुछ करना चाहते थे, हालांकि वो कर नहीं पाए, परंतु उनके बारे में आम धारणा ये थी यार यूके को भलो नहीं कर सकते बुरो भी नहीं करना। हाँ। बस। तो अंत में आपका पूरा एनालिसिस ये बताता है कि इस बार की 5 सीटें भाजपा ले जाने वाली है उत्तराखंड से। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हालांकि मैं फिर वही कहूँगा कि चुनाव खास तौर पे तीनों गढ़वाल की जो तीनों लोकसभा सीटें हैं यहाँ फाइट तगड़ी होगी। टिहरी सीट पर बॉबी पवार के साथ होगी। हाँ। वहाँ भी चुनाव फंसा हुआ है। पौड़ी सीट पर जन भावनाएं गणेश गोदियाल के प्रति है। गणेश गोदियाल ने अंकिता हत्याकांड को खूब शिद्दत से उठाया, जबकि बलूनी जी का जो पूरा वो देखा है अब तक कार्यकाल देखा है राज्यसभा सदस्य के रूप में भी, उन्होंने दिल्ली से कुछ काम किया, परंतु ग्राउंड पे जीरो ग्राउंड पे उनका काम आ नहीं पाया और वो जन नेता नहीं है। वो ड्राइंग रूम लीडर हैं, बड़े नेता हैं, परंतु जनता के बीच उनकी ज़्यादा पैठ नहीं है। पर नैनीताल सीट पे तो अजय भट्ट जैसे, हाँ, वहाँ अजय भट्ट की संभावनाएं
ज़्यादा है। अच्छा, तो ये क्या मानते हैं आप, कांग्रेस की लड़ाई का कांग्रेस- बेनिफिट्स भाजपा को जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की क्योंकि लड़ाई नहीं, अभी कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है, अगर हम बात करें अल्मोड़ा की भी बात करें, तो प्रदीप टम्टा वर्सेज अजय टम्टा की लड़ाई है। और वहाँ अजय टम्टा लगातार जीतता भी रहा है। फिर भी जो भाजपा के प्रति नाराजगी, उस नाराजगी को वोटों में तब्दील किया जा सकता था अगर हरीश रावत डेरा अल्मोड़ा में जमाते, परंतु हरीश रावत हरिद्वार से बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए हरिद्वार वाली सीट पर भी भाजपा के लिए आसान नहीं है। अच्छा, मतलब जीत सकती है, परंतु आसान भी नहीं है। भाजपा का अगर जीतेगी तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से, जहां उनका ब्रजभूषण गरोला विधायक है। वहाँ भी दिग्गज है हरिद्वार वाली सीट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि त्रिवेंद्र रावत को जो लीड मिलेगी वो डोईवाला सीट से सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ से खुद भी विधायक रहे हैं और अभी उनके ही शिष्य समझिए ब्रजभूषण गरोला विधायक है और पूरी शिद्दत से उनके साथ लगे रहे। और कांग्रेस ने डोईवाला सीट पे, आपका ऋषिकेश सीट पे और धर्मपुर सीट बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ उन्होंने काम ही नहीं किया। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। अगर आता तो तब खतरा हो सकता था। हालांकि भाजपा का आकलन है 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, और उसमें भी वो सबसे ज़्यादा वोट जो है डोईवाला मान रहे हैं कि 70,000 वोटों से वहाँ से आगे रहेंगे। अगर वो 70,000 वोटों से एक ही विधानसभा में आगे रहते हैं तो इसका मतलब उनकी हालत ख़राब है अन्य सीटों पर। परंतु फिर भी ये लगता है कि हरीश रावत का लड़का भले लड़ रहा है, परंतु वो लड़ाई हरीश रावत वर्सेज त्रिवेंद्र रावत की ही है। और वो अंतर जीत का कम रहेगा, परंतु फिलहाल भाजपा ही मुझे हवी दिखती है। तो ये बड़ी बात है। और आज हमारे साथ चर्चा में थे वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुड़ियाल जी। अगली कड़ी में हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, हम किसी खास शख्सियत को आपके सामने लाएंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं उत्तराखंड की चर्चाओं में ये एनालिसिस आया रमेश कुड़ियाल से निकल करके कि उत्तराखंड का जो चुनाव है मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा गया है, और आने वाले दिनों में ये चुनाव मुद्दा विहीन न हो। जो आने वाले नगर निकाय के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, वो मुद्दा विहीन न रहे, ये वो उनकी अपेक्षा है जनता से। बस आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।